नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज से नया बैच प्रारंभ हो रहा है 15/11/2021 और उन कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने लगभग यूपीएचईएससी की परीक्षा में 75 प्लस हैं। जो 75 प्लस लगभग हैं, ये मानकर चला जा रहा है कि वो सेफ जोन में है। यूपीएचईएससी की परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन उन लोगों का रहा जो लगातार जुड़े रहे हैं, लगातार चाहे वो टेस्ट सीरीज कर रहे हों। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे प्रश्न नोट से आप लोगों को मिले हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया। देखिए, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आप इसी तरीके से लगातार आप लोग मेहनत करते रहेंगे तो आगे भी सफल होंगे। और कभी भी केवल प्रश्नों को रटने पर ध्यान न दीजिए, आप लोग विस्तृत पढ़िए। जब आप विस्तृत पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आज चूँकि बैच का प्रारंभ है, आज पहला दिन है, तो आज बहुत सारी बातें होंगी और भाषा के विकास की हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो असली रूप में देखा जाए तो ये बैच का प्रारंभ कल से हो पाएगा। फिर भी आपका नुकसान ना हो, इसलिए आज से शुरू कर दिया गया है। तो भाषा का विकास, आइए देखते हैं। वो लोग ध्यान दें जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जिन्होंने आज एडमिशन लिया है, वो ध्यान दें कि जो भी पीडीएफ नोट्स आपको भेजा गया है उस पीडीएफ नोट्स को पढ़िए और उस पर आधारित कक्षा कल से प्रारंभ होगी। कल से रात में 9 बजे लाइव भी आपको मिलेगा, दोपहर में 2:30 बजे लेक्चर भी मिलेगा। जैसे प्रभा हैं, प्रभा, रेखा, विजयलक्ष्मी, रमेश, विनीता, संदीप, महेश, शकुंतला, रोहन, सनी, अनु और मंजुला, ये जितने लोग जिनका एडमिशन अभी आज हुआ है वो लोग ध्यान दें। जो नए लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं चैनल पर, वो ध्यान दें। यहाँ पर जैसा कि हमारा स्लोगन है, शून्य से शिखर तक, बिल्कुल आपको शून्य से शिखर तक लेकर जाते हैं। एकदम जीरो से प्रारंभ करेंगे, शून्य से प्रारंभ करेंगे और आपको इतनी ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे जहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं यही मानकर चलता हूँ कि आपको हिंदी कुछ भी नहीं आती है, उस वेश से लेकर मैं आपको चलता हूँ। तो हमारा नया ऑनलाइन बैच आज 15/11/2021 से प्रारंभ हो चुका है। इसमें प्रतिदिन सुबह 10 बजे पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, दोपहर 2:30 बजे वीडियो लेक्चर दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रतिदिन रात 9 बजे लाइव कक्षा होती है। पूरे सप्ताह कोई अवकाश नहीं। बैच की समय सीमा परीक्षा तक होगी और कक्षा के लिए समय का प्रतिबंध नहीं है। जो वीडियो का लिंक आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा उसे आप कभी भी देख सकते हैं, 2-4 साल तक आप रख सकते हैं अपने पास। और साप्ताहिक टेस्ट सीरीज रविवार को होगा। एडमिशन के लिए लोग फ़ोन करते हैं, सर कैसे होगा, अपना नंबर दे दीजिए, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देखें, ये नंबर लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। जब शुल्क जमा कर दें तो उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजें। बगैर स्क्रीनशॉट के आपका एडमिशन नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा, यानी भाषा की बात करेंगे। हिंदी शब्द अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पर सिर्फ से और सिर्फ पहले हम लोग भाषा की बात करेंगे। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार समझ सकता है, उसी को कहा जाता है भाषा। भाषा कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया विकास चरण, इसे हटा दीजिएगा। भाषा कई प्रकार के होती हैं, जैसे आंगिक भाषा भी होती है, वाचिक भाषा, लिखित भाषा, यांत्रिक भाषा। जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये सारी कैसी भाषा है? ये सब लिखित भाषा है। वाचिक यानी मौखिक भाषा, जो एक दूसरे से बोलते हैं, आप बात करते हैं, वो सब क्या है? वाचिक भाषा है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा अगर देखें तो वाणी, वैसी वाणी जो वर्णों में व्यक्त की जाती है, वो क्या कहलाती है? वो भी भाषा ही कहलाती है। यानी अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार भाषा की परिभाषा दी है। अगर इसकी बात करें तो ये पतंजलि ने कहा है कि व्यक्ता वाची वर्णा ऐसा ता इमे व्यक्त वाचा, यानी जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये पतंजलि ने कहा है। भाषा किस प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार की भाषा होती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे कूट भाषा होती है, कृत्रिम भाषा होती है, व्यक्ति बोली,
ये भी क्या है, एक भाषा है। विशिष्ट भाषा, राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठित भाषा, उपभाषा, बोली, इन सब की बात हम लोग आगे विस्तृत में करेंगे। श्याम सुंदर दास ने कहा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो श्याम सुंदर दास ने कहा, श्याम सुंदर दास की एक रचना भी है, आलोचनात्मक रचना, जिसका नाम शायद आप लोग जानते हो, हिंदी भाषा और साहित्य। उससे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आपको नहीं पता है तो आप लिख लें। जो नए लोग हैं वो बिल्कुल ध्यान दें, कॉपी पेन लेकर बैठें वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आज तो खैर अभी पहला दिन है, बहुत सारी चीज़ें अलग से नहीं बताई जा रही है लिखने के लिए, लेकिन फिर भी आप कॉपी पेन लेकर बैठें। कल से पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती हैं और अलग से समझाया जाता है, जो अलग से समझाया जाता है, बताया जाता है, तथ्यात्मक चीज़ें हैं, उन्हें आप जरूर लिखते चलें। तो हिंदी भाषा और इतिहास श्याम सुंदर दास की रचना है, हिंदी भाषा और साहित्य। तो श्याम सुंदर दास ने जो ये कहा है भाषा के बारे में, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। जैसा कि आप देख रहे परिभाषा में उन्होंने कहा कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यानी व्यक्त ध्वनि संकेत, बगैर ध्वनि संकेत के आप नहीं व्यक्त कर सकते हैं श्याम सुंदर दास के अनुसार। तो इस प्रकार यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि भाषा के बारे में सत्य कथन कौन सा है, या भाषा के बारे में सही विकल्प कौन सा होगा। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ होना प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है, जो कि एक अर्जित संपत्ति है। भाई भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति। आप क्या कर रहे हैं इस समय? भाषा का अर्जन कर रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं वो क्या है? आप अर्जित कर रहे हैं। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे आप देखें, हर वर्ग या समाज की अगर हम बात की जाए करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे संथाली अलग बोलेंगे, उनकी भाषा अलग है, बोडो की अलग है, नागा की अलग है, या कुमायूं में चले जाए कुमायूनी का अलग है, दक्षिण भारत में चले जाइए वहाँ पर अलग है। तो हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भिन्न होते हैं। इसलिए प्रत्येक जो भाषा होती है उस भाषा की संरचना भी अलग होती है। जैसे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास, तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा में आप वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति पढ़ेंगे, वहाँ भी आप देखेंगे व्याकरणिक दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से आपको भिन्नता मिलेगी। या मध्यकालीन आर्य भाषा में जब हम आएंगे तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट, इन सब में हमको संरचना की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से भी भिन्नता मिलेगी। ऐसे आधुनिक आर्य भाषा में प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, वहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर भी हम देखेंगे समयानुसार उसमें परिवर्तन होता रहेगा। देखिए, संसार की जितनी भाषाएं हैं उन सब का इतिहास बहुत ही मनोरंजक और चित्ताकर्षण है। लेकिन जो भाषाएं जितनी अधिक प्राचीन होती हैं और जिन्होंने अपने जीवन में जितने अधिक उलटफेर देख लेते हैं वो उतनी ही अधिक मनोहर और चित्ताकर्षण होती हैं। अगर हम देखें तो भारतीय भाषाओं का इतिहास बहुत कुछ मनोरंजक और मनोहर है। भारतवर्ष में आज तक कितने परिवर्तन देखे हैं, और यह इतिहास प्रेमियों से छिपा नहीं है। चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, कहीं पर देखें हर जगह परिवर्तन का प्रभाव किसी जाति की स्थिति ही पर नहीं पड़ता, बल्कि भाषा पर पड़ता है, साहित्य पर पड़ता है। इसीलिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्य समाज की, जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह साहित्य किसी देश की जनता की
जो चित्तवृत्तियाँ हैं उसका प्रतिबिंब है। यानी वहाँ पर अगर समाज में कोई परिवर्तन होता है, किसी देश में परिवर्तन होता है, तो वह परिवर्तन स्पष्ट रूप से साहित्य में देखने को मिलता है। भाषा परंपरागत वस्तु है, ये परंपरागत रूप से आगे बढ़ती हुई चली जाती है, भले ही उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवाहमान है जिसमें परिवर्तन भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो इससे बहुत आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। विश्व में कोई एक भाषा नहीं, लगभग 3000 बोलियां हैं, 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें से बहुत सी भाषाएं आपस में संबंध भी हैं। विश्व की भाषाएं मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक तो आकृति मूलक होती है और दूसरी पारिवारिक होती है। अगर हम आकृति मूलक की बात करें तो आकृति मूलक में आप देखेंगे कि इसमें वाक्य रचना है या पद रचना है, इसी को आधार मानकर इसका वर्गीकरण किया गया है आकृति मूलक का। और इसके तहत आप देखेंगे कि जो भाषाएं आती हैं वो भाषाएं अयोगात्मक भी होती हैं और योगात्मक भी होती हैं। आकृति मूलक के तहत जो भाषाएं आती हैं वो कैसी होती हैं? अयोगात्मक, अयोगात्मक भी होती हैं और योगात्मक भी होती हैं। तो यहां पर देखने को मिलेगा योगात्मक की अगर हम बात करें या अयोगात्मक की बात करें या वियोगावस्था की बात करें, वियोगावस्था अवस्था या संयोगावस्था की बात करें, तो हमारे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, शायद ही उसमें से कुछ ही लोगों को पता हो कि वियोगावस्था क्या है, भाषा की वियोगावस्था क्या है। कितने लोगों को पता है? जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। या भाषा की संयोगावस्था क्या है? संयोगावस्था, भाषा की वियोगावस्था क्या है, संयोगावस्था क्या है? नहीं पता? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि गौर से वीडियो को सुनें। भाषाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है जो उनके इतिहास को और भी जटिल बना देता है, लेकिन जटिल बनाने के साथ साथ मनोहर भी बना देता है। भाषाओं के विकास की ये अवस्थाएं हैं, वियोगावस्था और संयोगावस्था। ये विकास की दो अवस्थाएं हैं। अगर हम वियोगावस्था की बात करें तो वियोगावस्था में सभी शब्द अपने अपने वास्तविक या हम कह सकते हैं आरंभिक रूप में अलग अलग रहते हैं। वियोग, भाई वियोग अवस्था रस में आपने तो पढ़ा ही होगा, संयोग वियोग। तो वियोग में क्या है? अलगाव। तो वियोग अवस्था में सभी शब्द अपने अपने आरंभिक रूप में अलग अलग रहते हैं और प्रायः वाक्यों में उनके आसक्ति, योग्यता, आकांक्षा और स्वराघात से उनका पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। और परिवर्तन होते होते कुछ शब्द तो अपने आरंभिक रूप में रह जाते हैं और कुछ परिवर्तित होकर प्रत्यय, विभक्ति आदि के काम आने लगते हैं। फिर ये प्रत्यय आदि घिस घिस कर मूल शब्द के साथ ऐसे मिल जाते हैं कि इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रह जाता। अर्थात जो शब्द पहले स्वतंत्र रहकर वाचक थे वह अब संक्षिप्त तथा विकृत रूप धारण करके द्योतक मात्र रह जाते हैं। तो इस प्रकार भाषाएं वियोगा अवस्था से संयोगा अवस्था में आ जाती हैं। यानी जो पहले अलग अलग थी वो फिर क्या एक साथ आ जाती हैं, संयोगा अवस्था में आ जाती हैं। तो ये परिवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। तो जिस प्रकार आप देखते हैं जातियों की अगर उदाहरण आपको दें कि जातियों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, वैसे ही जो भाषाएं हैं इन भाषाओं की भी अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन आगे हम लोग ये बात करेंगे कि हिंदी में जो परिवर्तन हुआ है, हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, परिवर्तन को लेकर जो विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, इस तरीके से आगे जो विकास हुआ वो कैसे हुआ उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। अभी फिलहाल
यहाँ पर हम लोग इतना ही बात करेंगे कि भाषा कौन कौन सी है। तो आकृति मूलक की जो हम लोग बात कर रहे थे, आकृति मूलक में क्या होगा, आकृति मूलक में आप देखेंगे कि आकृति मूलक में वाक्य रचना है, पद रचना है, इसी को आधार मानकर इसका वर्गीकरण किया गया। या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आकृति मूलक का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, या इसे और किस नाम से जाना जाता है। हो सकता है परीक्षा में आकृति मूलक नाम ना दें, तो व्याकरणिक वाक्यात्मक इसे भी कहा जाता है। आप लिख लें, व्याकरणिक वाक्यात्मक भी कहा जाता है। लिख लिया आपने। इसके तहत कौन कौन सी भाषाएं आएंगी, उससे पहले एक चीज और लिख लीजिए कि आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने दिया, प्रोफेसर स्लेगल ने दिया। इसके तहत चीनी, तिब्बती, वर्मी, तुर्की, जुलू, कन्नड़, संथाली, हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, अरबी, संस्कृत, ये सारी भाषाएं आएंगी। पारिवारिक वर्गीकरण को ऐतिहासिक वर्गीकरण कहा जाता है। बहुत सी आकृति मूलक भाषा पारिवारिक के तहत आती हैं। औद्योगिक क्षेत्र के आधार पर अगर हम देखें तो औद्योगिक क्षेत्र के आधार पर भाषाओं को, पूरे विश्व की भाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अमेरिका भूखंड, अमेरिका भूखंड में आप देखेंगे तो अमेरिकी परिवार की भाषा है। अमेरिका भूखंड में अमेरिकी परिवार की भाषा है। अफ्रीका भूखंड में बंतु है, सुदानी है, बुशमैन ये भाषा है। प्रशांत महासागरीय भूखंड की अगर बात करें तो मलय पोलिनेशियाई भाषा परिवार है, पापुई भाषा परिवार है, ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार है, दक्षिण पूर्व एशियाई भाषा परिवार है। वहीं यूरेशिया भूखंड की बात करें, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, इसमें भारोपीय है, द्रविड़ परिवार भाषा है, काकेसी है, बुरुस्की है, अराल और अल्ताई है, चीनी है, जापानी कोरियाई, हाइपिस्बोरी है, बास्क है, हासी सामी है। तो ये सब भाषा परिवार यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के तहत आते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हामी सामी, सामी परिवार के बारे में आपको बताएं। सामी परिवार आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें सामी परिवार के बारे में। सामी परिवार भाषा की अगर थोड़ी सी बात करें तो इसे हम कहते हैं सेमेटिक परिवार की भाषा। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कभी, ध्यान देना, गौर से सुने। सामी को सेमेटिक परिवार की भी भाषा कहा जाता है। इसमें फिलिस्तीन है, मोरक्को है, सीरिया है, अरब है, इराक है, वहाँ पर आप देखेंगे शामी परिवार की भाषा बोली जाती है। वैसे मिस्र और अल्जीरिया तथा इथोपिया में भी बोली जाती है। यहूदियों की भाषा जो हिब्रू है, हिब्रू अरबी, जिसका प्रचार अरब के बाहर मिस्र और पश्चिमी अफ्रीका के अतिरिक्त सारे इस्लामी देशों तक फैला हुआ था, इस परिवार की, सामी परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामी परिवार की सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है, तो आप लिख सकते हैं हिब्रू। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंद यूरोपीय, जिसे आर्य परिवार भी कहा जाता है, भारत हित्ती परिवार भी कहा जाता है, शाखाओं को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया, शतम वर्ग और केतुम वर्ग। शतम वर्ग में कौन कौन आएगा और केतुम वर्ग में कौन कौन आएगा, यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे ये भी आप देखें। हिंद यूरोपीय या आर्य परिवार भाषा को 2 भागों में, शतम वर्ग और केतुम वर्ग में विभाजित किस आधार पर किया गया? उत्तर होगा ध्वनि के आधार पर। या कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। शतम वर्ग में कौन है, केतुम वर्ग में कौन है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो शतम वर्ग में भारत ईरानी यानी संस्कृत, बाल्टो स्लाविम, आर्मीनी, अल्बानी, ये शतम वर्ग के तहत आएगा। और केतुम वर्ग के तहत जर्मनी, इटालिक, तोखरी, ग्रीक, कैलिक, हिटाइट आदि आएगा।
लेकिन अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा। हेलो, अभी क्लास के बाद आपसे बात कर रहे हैं। तो सतम वर्ग और केंतुम वर्ग, कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर में ये सतम वर्ग है क्या, और कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा है केंतुम वर्ग क्या है। रट तो लिया आपने, लेकिन ये है क्या? देखिए, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। मैं यही मानता हूं और हमेशा मेरा यही मानना रहा है कि मुझे ऐसा लगता है पढ़ाते वक्त कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपके मन में कौन कौन से सवाल उठ सकते हैं, कहां पर सवाल उठ सकते हैं, वो चीज आपके पूछने से पहले आप तक पहुंचाई जाती है। देखिए सतम वर्ग की अगर हम बात करें तो इस वर्ग की प्राचीन भाषाओं में हिंद यूरोपीय भाषा के व्यंजन जो होते हैं, जो पहले थे सतम वर्ग में, जैसे जो लिखा जाता था, आप लिखते थे स्वर विहीन का है और या है, यानी क्या, या स्वर विहीन गा है और या है। इन सब का परिवर्तन स्पर्श संघर्षी या संघर्षी व्यंजन में हो गया। जैसे चा है, ज है, शा है, तो इसमें परिवर्तन हो गया। या आप देखेंगे ग है, व है, इसका परिवर्तन गा में हो गया। तो इस तरीके से जिसमें परिवर्तन हुआ है वो आ रहे हैं सतम वर्ग के तहत, और जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है वह आते हैं केंतुम वर्ग के तहत। यानी आरंभिक जो स्वरूप था, उस आरंभिक स्वरूप में जिसमें परिवर्तन हुआ है वो हो गए आपके सतम वर्ग के तहत, और जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है वो हो गए केंतुम वर्ग के तहत। जैसे आप हिंदी देखेंगे, हिंदी के विकास की अगर हम बात करें तो प्राचीन आर्य भाषा से लेकर आधुनिक हिंदी तक आप देखेंगे कि व्याकरणिक रूप से भी परिवर्तन हुआ है, संरचना के रूप में भी परिवर्तन हुआ है। तो जहां जहां जिसमें जिसमें परिवर्तन हुआ है वो सब आएंगे सतम वर्ग के तहत। अब तो चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर भारत ईरानी संस्कृत, चूंकि हम लोगों को हिंदी देखना है, हिंदी की भाषा का विकास की बात करना है, तो हम बात करेंगे भारत ईरानी की। यानी भारत में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को 4 भाषा परिवार में विभक्त किया गया है। भले ही विदेश की बहुत सारी इसमें भाषाएं हैं, लेकिन भाषा भारत में भी बोली जाती हैं, भारत के पड़ोसी मुल्कों में बोली जाती हैं, इसलिए इसको यहाँ पर शामिल किया गया। जैसे आग्नेय या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जिसे हम निषाद भी कहते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार बोलने वालों की संख्या भारत में बहुत कम है, यानी लगभग हम कह सकते हैं 1.5%, यानी 150 में से आप देखेंगे तो ही 20-25 लोग, 1.38 लगभग 1.5% लोग बोलते हैं ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा। यहां पर प्रश्न बनता है कि भारत में निम्न में से किस भाषा परिवार के लोगों, भाषा परिवार को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है? तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को और किस नाम से जानते हैं? तो निषाद नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जनजातियां आती हैं जो इस भाषा को बोलती हैं, निषाद भाषा को बोलती हैं, निषाद भाषा परिवार के तहत आती हैं? तो आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में, या जहां पर अग्नेय नाम इसलिए दिया गया कि अग्नेय शैल, अग्नेय चट्टानें जो पाई जाती हैं उन्हीं आधार पर कहा गया। तो जैसे मुंडा जनजाति सुना होगा, संथाली सुना होगा, हो हैं, कोटुक जनजाति हैं, खासी हैं, निकोबारी हैं, यह जनजातियां ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के तहत आती हैं और यह उनकी भाषा है। जैसे मुंडा भाषा, संथाली भाषा, हो भाषा, कोटुक भाषा, खासी भाषा, निकोबारी भाषा, यानी अंडमान निकोबार में जो रहते हैं निकोबारी भाषा, तो यह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के तहत आते हैं। दूसरा है चीन तिब्बती या किरात भाषा परिवार। यह सिर्फ और सिर्फ भारत में इसको बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 1% है, लगभग 1%। तो सबसे कम कौन सा होगा? किरात भाषा परिवार। शायद मैंने गलती से यहां पर बोल दिया है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार सबसे कम, गलती से बोल दिया मैंने, ये 1.5% है।
लगभग 1.5% है। और यहाँ पर जो चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार है ये सबसे कम 1% है। इसके तहत चीनी, तिब्बती, वर्मी, तिब्बत हिमालयी, तिब्बत भूटिया ये सब आएंगे। किन्नौरी है, लेप्चा है, उत्तर असमी है, अका है, मिसिंग है, मिसमी है, यानी मिसमी और पटकोई जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ के लोगों जो भाषा है, बोडो है, लाहुली है, नागा है, लद्दाखी हैं, बाल्ती हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा द्रविड़ भाषा परिवार को बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 20% है। उत्तर पश्चिम समूह बरहुई, उत्तरी मालती, कुरुख, वराव, मध्य तेलुगु, गोंडी, तमिल, कन्नड़, मलयालम ये सब द्रविड़ भाषा परिवार के तहत आते हैं। अब कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कुरुख और वराव किस भाषा परिवार का है, तो बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि वो किस भाषा परिवार में है, क्योंकि द्रविड़ भाषा परिवार की जब बात आती है तो बहुचर्चित जो है वही आप याद रखते हैं। जैसे आप तेलुगु याद रखते हैं, तमिल याद रखते हैं, कन्नड़ याद रखते हैं, मलयालम याद रखते हैं, और साधारण किताबों में यही आपको मिलेगा भी। लेकिन जब ये प्रश्न पूछ लिया जाता है इस तरीके का तो आप कहते हैं मैंने तो कभी पढ़ा नहीं पढ़ा। तो आपको सफलता पाने के लिए गहन अध्ययन करना होगा कहीं, और एक एक प्रश्न आपको पता है कि एक प्रश्न अगर आपका सही हुआ तो 10,000 लोगों से आगे आप जा सकते हैं, और एक प्रश्न अगर आपका गलत हुआ तो 10,000 लोग से आप पीछे जा सकते हैं। और परीक्षा में एक एक प्रश्न बहुत मायने रखता है, तो इसीलिए विस्तृत में जरूर पढ़ते चलें और प्रतिदिन पढ़ते चलें। कंटिन्यूटी जरूरी है। कंटिन्यूटी अगर नहीं है, आप लगातार किसी काम को नहीं करते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो द्रविड़ परिवार भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषा है वो आपने देखा। अब बात करते हैं भारत यूरोपीय या आर्य भाषा परिवार, जो कि सबसे बड़ा भाषा परिवार है। 75%, लगभग 75% इस भाषा के लोग हैं। इसको कुछ इस तरीके से विभाजित किया गया, जैसे डार्डिक। अब कुछ लोगों ने डार्डिक का ही नाम नहीं सुना होगा। डार्डिक के तहत कश्मीरी भाषा आएगी। उत्तर पश्चिमी में देखेंगे तो लहंगा है, पंजाबी है, सिंधी है, ये उत्तर पश्चिमी में आएगी। मध्य में बात करें तो गुजराती, राजस्थानी और गुजराती आएगी। राजस्थान में मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है। गुजराती में गुज्जरी है, सौराष्ट्री है। हिंदी उर्दू में बांगरू, ब्रज, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली ये सब आएंगी। पूर्वी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी में बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगाली, असमी, उड़िया। दक्षिणी में मराठी, कोंकणी। उत्तरी में पूर्वी पहाड़ी, गोरखाली। मध्य पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली। पश्चिमी पहाड़ी में कुलुई, रोमा, जिप्सी। अब यहाँ पर शायद किसी परीक्षा में, इस समय तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन किसी परीक्षा में जिप्सी के बारे में पूछा गया है, और ये पहले से नोट्स यहाँ पर मौजूद है। अगर शायद वो लोग पढ़ लिए होते तो जिप्सी भी उनको मिल जाता। तो इस तरीके से विस्तृत पढ़ेंगे तो कहीं से भी कोई भी प्रश्न आएगा आप जरूर कर लेंगे। अब शायद कुछ लोग इसमें से जिप्सी के बारे में ना जानते हों। जिप्सी लोगों को रोमा भी कहा जाता है। जिप्सी एक जाति है जिसे रोमा भी कहा जाता है। यह यूरोप का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है, यानी यूरोप में जो अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक अगर देखें तो जिप्सी है, जिसे रोमा कहा जाता है। ये यूरोप में है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो यूरोप में है, सर आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? यहाँ इसलिए पढ़ाया जाता है कि इनका मूल, जिप्सी का मूल या रोमा का मूल दक्षिणी एशिया अर्थात भारत है, और अभी भी आपको भारत में जिप्सी लोग मिलेंगे। तो इसलिए यहां पर कराया जा रहा है। इस वर्गीकरण के अलावा, जो ऊपर वर्गीकरण आपने देखा, उसके अलावा आर्य भाषा परिवार को डॉक्टर ग्रियर्सन ने 3 भागों में विभाजित किया। 3 भाग कौन कौन से हैं जिसमें इन्होंने विभाजित किया? तो आप यहां पर देखेंगे कि ईरानी है, दरद है,
भारतीय आर्य भाषा है। भारतीय आर्य भाषा के तहत कल के लेक्चर में आप देखेंगे विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे भारतीय प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो यहाँ पर ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा ये ग्रियर्सन ने विभाजित किया है। जो ईरानी साहित्य उसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, अवेस्ता के बारे में, जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है। अवेस्ता ईरानी साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अवेस्ता को बहुत सारे लोग जिंद भी कहते हैं, अवेस्ता को जिंद भी कहा जाता है। और ईरान में आप देखें तो ईरानी फिरदौसी का नाम सुना होगा, जब आप मध्यकाल पढ़ेंगे, इतिहास के जो विद्यार्थी रहे हैं वो जानते होंगे, फिरदौसी का नाम उन्होंने सुना होगा। फिरदौसी की जो रचना है शाहनामा, फिरदौसी की जो रचना है शाहनामा, शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। और जब बात शाहनामा की आती है तो आप जानते होंगे कि जब भाषा विकास की बात होती है तो शाहनामा ही नहीं बल्कि आप देखेंगे जफरनामा भी आपने पढ़ा होगा सरफुद्दीन का। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सरफुद्दीन के जफरनामा में भी आपको मिलेगा। खालिक बारी आपने पढ़ा होगा अमीर खुसरो का, तो वहां पर भी आपको खालिक बारी भी मिलेगा जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। हेलो, अभी क्लास के बाद आपसे बात कर रहे हैं। तो खालिक बारी, तो इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं हैं जहां पर आप देखेंगे हिंदी का प्रयोग किया गया। तो ये सारी रचनाएं भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद दर्द की अगर बात करें तो दर्द का अर्थ क्या होता है? दर्द का अर्थ होता है पर्वत। दर्द मतलब यहां दर्द लिखा है, दर्द नहीं, ध्यान देना, यह दर्द नहीं लिखा हुआ है, दर्द है। दर्द का अर्थ होता है पर्वत। और पर्वत जिसका प्राचीन नाम, दर्द का प्राचीन नाम है पैसाची, पैसाची प्राकृत। आगे हम लोग पढ़ेंगे पैसाची प्राकृत। और पैसाची प्राकृत का जो क्षेत्र है वो कहाँ है? पंजाब ही तो है, पश्चिमोत्तर पंजाब, जिसके तहत आप देखेंगे कि कश्मीरी है, शीना है, चित्राली है, काफिर है, कोहिस्तानी है, ये सारी भाषाएं दर्द के तहत आएंगी। बाकी विस्तृत भारतीय आर्य भाषा की चर्चा हम लोग कल करेंगे, यानी प्राचीन आर्य भाषा, इसका समय क्या होगा, इसके तहत कौन कौन से होंगे। मध्यकालीन आर्य भाषा, इसकी रचनाएं कौन कौन से हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली रचनाएं, प्राकृत की रचनाएं, अपभ्रंश की रचनाएं, व्याकरणिक संरचना। आधुनिक आर्य भाषा में हम लोग प्राचीन हिंदी की बात करेंगे, नामकरण की बात करेंगे। तो इस तरीके से विस्तृत कल करेंगे। आज आप देखेंगे कि आज से बैच प्रारंभ हो रहा था, इसलिए केवल 30-32 मिनट का लेक्चर आप लोगों को दे दिया गया। वैसे 1 घंटे का लेक्चर आपको प्रतिदिन मिलेगा और ये पीडीएफ भी अभी आपको मिल जाएगा। तो आज लाइव कक्षा नहीं होगी 9 बजे, कल से 9 बजे रात में लाइव कक्षा भी होगी। सुबह पीडीएफ जो मिला पीडीएफ मिलेगा, 2:30 बजे लेक्चर मिलेगा। तो ये शेड्यूल है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज एडमिशन हो गया था, तो मैंने कहा उनको ऐसा ना लगे कि मैंने एडमिशन लिया और कुछ नहीं मिला, तो ये चीज़ ध्यान दें, सुबह आपको पीडीएफ मिल गया है। आज प्रारंभ करने के लिए मैंने शुरू कर दिया, यहाँ पर दे दिया है। तो प्रभा, रेखा, विजय लक्ष्मी, रमेश, विनीता, संदीप, महेश, शकुंतला, मंजुला, सनी, रोहन, अनु, इन लोगों का जो एडमिशन हुआ, ध्यान दें, कॉपी पेन लेकर कल से जरूर बैठिएगा। जो भी चीज़ें बताई जाए उन्हें बस ज़्यादा नहीं, 24 घंटे में 4 घंटे आप डेली दीजिए। लगातार आप 6 महीने पढ़े, 6 महीने के बाद कोई भी हिंदी साहित्य का पेपर होगा, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ आप उठाएंगे, 90% प्रश्न आपको यहीं से मिलेगा। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल रात में 9 बजे लाइव कक्षा में। उससे पहले दोपहर में आपको लेक्चर मिलेगा।